हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में दुनिया के महान लोगों से इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेते हैं। दुनिया के महान लोग अपनी फील्ड में इतने सफल हैं कि उनके बारे में, उनकी मेहनत, उनके जुनून के बारे में जब पढ़ते हैं तो हैरानी होती है। लेकिन कभी कभी खुद में ये सवाल भी आता है कि आखिर दुनिया के महान लोग, दुनिया के सफल लोग क्या किस्मत की वजह से या उनकी मेहनत की वजह से सफल हुए। आज इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे कि आखिर सफलता के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, क्या किस्मत या मेहनत, या लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं। आखिर सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनको सफलता मिल जाती है। इन सवालों के जवाब हैं द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक में असंभव को संभव कैसे बनाएं बाय स्टीवन कॉटलर। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में बताया गया है कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि ये साइंस पर आधारित है। अगर ये साइंस पर बेस्ड है तो इसका मतलब है कि कोई भी सफल हो सकता है, बस ज़रूरत है इसके सही इस्तेमाल की। इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है, कैसे मोटिवेशन बनाए रखें, सही डायरेक्शन में कैसे मेहनत करें, इन सभी सवालों के लिए ये बुक एक मैप की तरह है जो आपको अपने सपने की ओर तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करेगी। अगर आपका ये मानना है कि किस्मत की वजह से ये केवल गिने चुने लोग ही महान बन सकते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस किसी इंसान ने भी सच्चे मन से, पूरी ताकत से किसी चीज़ पर मेहनत की है तो वो उस चीज़ में सफल हुआ है और उसको महान उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। चैप्टर 1 द साइंस ऑफ इम्पॉसिबल। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की, या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले किसी भी एथलीट की, जैसे माइकल फेल्प्स जिन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, या दुनिया के महान फुटबॉलर रोनाल्डो, या क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर की, ऐसे जितने भी महान और सफल लोग हैं, क्या इनके पास कोई जादुई शक्ति है या फिर ये लोग जन्म से ही खास हैं। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक में बताया गया है कि इनके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती जिसकी वजह से ये महान बनते हैं, बल्कि इनकी सोच, इनका दिमाग, इनकी मेहनत इन्हें महान बनाती है। जब भी किसी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है तो वह उनके माइंडसेट की वजह से हुआ है। दुनिया के सबसे सफल लोग ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। सफलता सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये आपकी ग्रोथ माइंडसेट, आपके दिमाग की संरचना पर आधारित होती है। अब मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि क्या कोई भी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर दिमाग को पूरी तरह से बदल सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। आपके दिमाग की संरचना को न्यूरोसाइंस कहते हैं और न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है, वो नई चीज़ें सीख सकता है। बस इसके लिए एक चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसके लिए बार बार कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनने लगती हैं जिसकी वजह से हम उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। मतलब चाहे आप कोई नई स्किल सीख रहे हो या नई भाषा सीख रहे हो या किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका दिमाग उसे अपना लेगा और आप उस काम को आसानी से करने लग जाएंगे। याद रखें, हमारी सफलता पूरी तरह से हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सीमित सोच से बाहर निकलें और अपनी सही सोच का इस्तेमाल करके, न्यूरोसाइंस को फॉलो करके उन सफल लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। चैप्टर 2 मोटिवेशन द फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में तो जोश में काम करते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद ही थक जाते हैं, उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। जबकि दुनिया के सफल लोग सेम डिटर्मिनेशन के साथ में काम में डूबे रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के महान लोग अपने काम में कैसे पूरी तरह से डूबे रहते हैं जबकि कुछ लोग थोड़ी मेहनत में ही हार जाते हैं? इसका जवाब है मोटिवेशन। सही मोटिवेशन होता है तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहते हैं, हम किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कभी कभी मोटिवेटेड फील करते हैं और कभी कभी बहुत डाउन फील करते हैं। उस वक्त ना अपना काम कर पाते हैं और ना ही अपना लक्ष्य याद कर पाते हैं। इसके लिए द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक में बताया गया है कि मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं है जिसे कभी कभी महसूस किया जा सकता है। मोटिवेशन एक साइंस है जिसे समझकर हम इसे हर दिन बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये साइंस क्या है, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आंतरिक प्रेरणा, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहरी प्रेरणा। सबसे पहले समझते हैं कि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। ये वो प्रेरणा है जो हमारे अंदर से आती है। हम किसी काम को इसलिए करते हैं कि उसे करने से हमें सुकून मिलता है। मतलब हम किसी चीज़ को पूरे मन से, पूरे दिल से करते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट बिना किसी इनाम के, पैसे के या लालच के बिना पेंटिंग करता है, वो पेंटिंग बना के खुश होता है, उसको आनंद महसूस होता है उस पेंटिंग से, क्योंकि उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। इस मोटिवेशन को आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। वही बाहरी प्रेरणा ये बाहरी चीज़ों से मिलती है, जैसे इनाम, पैसे, नाम, पुरस्कार आदि। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचकर पढ़ाई करता है कि उसे एक दिन अच्छी नौकरी मिलेगी, वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएगा। बाहरी मोटिवेशन हमेशा बाहर से मिलने वाली किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होती है। अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा प्रभावी होता है,
तो आपको बता दें कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग आंतरिक प्रेरणा ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इनाम, पैसे या लाभ के लिए करते हैं तो हमें वो इनाम ना मिले तो हमारा मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को दिल से करते हैं, वो भी बिना किसी लालच के, तो हमारा मोटिवेशन ख़त्म नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति अपने पैशन को फॉलो करके जब काम को करते हैं तो उसे दिल से प्यार से करते हैं तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे रोनाल्डो को बचपन से फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, वो अपने फ़ुटबॉल के प्रति समर्पित हैं। न कि रोनाल्डो इसलिए खेलते हैं कि उन्हें रिकॉर्ड बनाने थे। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट को सब कुछ माना, उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद अगले ही दिन शतक लगाया। ऐसे ही नहीं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड बने। चाहे बात करें विराट कोहली की या इलॉन मस्क की या वॉरेन बफेट की, किसी भी महान सफल व्यक्ति को उनको अपने काम से प्यार है, वो अपने काम के प्रति समर्पित हैं, जुनूनी हैं। ये लोग इनाम के लिए काम नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि हम लोग कौन सा काम कर सकते हैं जिसे करते समय का पता ही ना चले, या अगर किसी एक काम को जीवन भर करने का मौका मिले तो वो कौन सा काम होगा? किस काम को करके आपको खुशी मिलती है? बचपन से किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहा है? अगर पैसे की चिंता ना हो तो अपना समय आप किस चीज़ में लगाएंगे? किस काम को करते समय एनर्जी महसूस होती है? सबसे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढें। इससे आपकी क्या प्रेरणा है आप ये समझ सकते हैं, और उसी को फॉलो करते हुए प्लानिंग के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब आप उसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में तो बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है मोटिवेशन कम होने लगता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मोटिवेशन को एक भावना की तरह नहीं समझ के, बल्कि इसके लिए अपनी हैबिट्स को चेंज करें। आपके लक्ष्य का सही कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उसको ये ना समझे कि वो कितना बड़ा है, वो कैसे पूरा होगा, बल्कि उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे पार्ट्स में पूरा करें। उन लक्ष्यों को पूरा होने के बाद में खुद को इनाम दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करें। हर एक दिन एक कदम उठाएं। भले ही 1% मेहनत करें, पर रोज़ाना करें। चैप्टर 3, बिना लक्ष्य के जीवन का मतलब है बिना मैप की यात्रा करना। हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। दुनिया के सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उन्हें अपने लक्ष्य का पता होता है। इसलिए हमारा क्या लक्ष्य है, इसके लिए MTP मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस को पहचानें। इसके लिए आप खुद से सवाल करें कि क्या मेरा कोई बड़ा सपना है जिसे पूरा करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या मैं अपने उस सपने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ? क्या वो सपना मुझे प्रेरित करता है? जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन का MTP खोज लिया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्मार्ट गोल्स के स्टेप को फॉलो करें। S फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। M फॉर मेजरेबल, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। A फॉर अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए न कि असंभव। R फॉर रेलेवेंट, आपके लक्ष्य के पीछे बड़ा रीज़न होना चाहिए। T फॉर टाइमली, हर लक्ष्य की तय समय सीमा होनी चाहिए। अपने साल भर के लक्ष्य को बनाएं। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगले 5 से 10 सालों का आपका क्या लक्ष्य है। 6 महीने, साल भर के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में अपने उन लक्ष्यों को बनाएं। लक्ष्य के पूरा होने पर खुद को इनाम दें। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। कोई भी काम बेहिसाब नहीं होता, उसको नियम के अनुसार करना चाहिए। चैप्टर 4, लर्निंग एट हायर स्पीड, तेजी से सीखना एक सुपर पावर की तरह है। इसके लिए अपने दिमाग की लर्निंग पावर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी फील्ड में कम समय में एक्सपर्ट केवल अपने टैलेंट से नहीं होता, बल्कि सही तरीके, सही नियम को फॉलो करके होता है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में लर्निंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ तरीकों को बताया गया है। जैसे फोकस लर्निंग करें, एक समय पर एक चीज़ पर ध्यान दें। जब आप एक स्किल को सीख रहे हो तो उसी पे फोकस करें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। कम से कम स्टार्टिंग में 25 से 30 मिनट तक बिना ध्यान भटकाए अपनी उसी स्किल पे लगाएं। एक्टिव लर्निंग करें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। खुद से ये सवाल करें कि इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों को देखें, उस पर काम करें। लोगों से फीडबैक लें। खुद के लिए टारगेट सेट करें। खुद को चैलेंजेस दें। टाइम लिमिट सेट करें कि एक हफ्ते में आपको कितना सीखना है, एक महीने में कितना सीखना है। एक चीज़ आ जाने पे अपना लेवल बढ़ा दें। ईजी से डिफिकल्ट पर जाएं। ऐसे धीरे धीरे करके अपना स्तर बढ़ाएं। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें, बुक रीडिंग करें, नई जगह पे जाएं। हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाएं। अपनी गलतियों से सीखें, लगातार सीखने की आदत डालें। हमेशा खुद से ये सवाल करें कि इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस तरह से किसी भी चीज़ को हायर स्पीड में सीखा जा सकता है। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी द सीक्रेट ऑफ इनोवेशन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ लोग जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, बल्कि सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बस वो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्रिएटिविटी भी एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए अपने आसपास की चीज़ों से प्रेरणा लें। अपने सोचने के तरीकों को सुधारें। इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए खुद से सवाल पूछें। जब भी कोई समस्या दिखे तो पूछें कि क्या इसे बेहतर किया जा सकता है। अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू करें। फ्लो स्टेट में काम करना शुरू करें। फ्लो स्टेट वो कंडीशन है जिस समय दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जब कोई बाहरी रुकावटें जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया, शोर, ये सब कुछ नहीं होता। मल्टीटास्किंग ना करें, एक समय पे एक काम करें। अगर आप एक जगह पे बैठे हैं, वहाँ कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा,
तो जगह को बदल दें, नई जगह पर जाएं। स्टडी में ये बताया गया है कि टहलने से क्रिएटिविटी 60% तक बढ़ जाती है। वहीं तनाव स्ट्रेस में क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्रिएटिविटी के लिए नेचर से जुड़े, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन को अपनाएं, मेडिटेशन करें। चैप्टर 6, अपने लक्ष्य के लिए कोई काम कर रहे हों या फिर कोई स्किल सीख रहे हों, बेहतर परिणाम के लिए उसे फ्लो स्टेट में करना शुरू करें। फ्लो स्टेट में हम काम तब कर पाते हैं जब हमारा दिमाग और शरीर एक काम में डूब जाते हैं। फ्लो स्टेट का मतलब है पूरी तरह से काम में डूबना। जब आप काम कर रहे हो तब समय धीमे या फिर तेज लगने लगता है, फुलफिलमेंट का एहसास होता है। फ्लो स्टेट में काम करने के लिए हमेशा याद रखें, खुद को कठिन लक्ष्य दें लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि काम ही ना कर पाएँ, और ना ही एकदम आसान दें कि काम करते समय बोर हो जाएं। फ्लो स्टेट एक खूबसूरत कंडीशन है जिसमें रह के काम करने का अनुभव बहुत अलग होता है। फ्लो स्टेट को कैसे बनाए रखें, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। एक लक्ष्य पे शांत जगह पर 20 से 25 मिनट बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी शोरगुल के कार्य करें। फ्लो स्टेट में जाने से पहले मेडिटेशन करें। अगर जो आप काम कर रहे हैं अगर वो कठिन लग रहा है तो धैर्य बना के रखें, खुद को शांत करें। समस्या में अटके हों तो थोड़ा ब्रेक लें, टहलने जाएं। लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं, हेल्दी खाना खाएं और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। जब आप लगातार कुछ दिनों तक फ्लो स्टेट में काम करना शुरू कर देंगे तब आप खुद आनंद महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 7, बिल्डिंग लाइफ अराउंड फ्लो। अगर मन में ये सवाल आ रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, फ्लो की आदत कैसे बनाएं, तो इसके लिए अपनी कुछ आदतों पर काम करना होगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करें। अपने दिन की पहले से ही योजना बना लें। लाइफ में सुबह मेडिटेशन को ऐड करें, साथ ही हल्की एक्सरसाइज करें। जब काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप एक काम को लगातार नहीं कर पा रहे तो 25 से 50 मिनट एक काम को करके ब्रेक लें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए शांत जगह पर काम करें। जब काम कर रहे हो तो उस टाइम फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रख दें। तय समय पे काम करें, सही समय पे सही काम करें। चैप्टर 8, इसमें यह बताया गया है कि दृढ़ता से एक एवरेज पर्सन भी सक्सेसफुल बन सकता है। लोगों को लगता है कि सफल लोग किस्मत की वजह से सफल हुए या वो जन्म से ही टैलेंटेड हैं, बल्कि सफलता का असली रहस्य उनकी किस्मत या टैलेंट नहीं बल्कि उनकी दृढ़ता है। टैलेंट किसी काम की अच्छी शुरुआत दे सकता है, पर सफलता मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप दृढ़ हैं तो आप किसी से भी आगे निकल सकते हैं। अगर असफल होंगे भी तो उन असफलताओं को चुनौतियों की तरह लेंगे, उस असफलता से सबक लेंगे। अपने अंदर नेवर गिव अप की मेंटालिटी बना के रखें। जब भी किसी कार्य को करते समय हार माने तो खुद से एक सवाल करें कि क्या मैं उसे नहीं कर पाई सिर्फ इस वजह से मैं अपने उस लक्ष्य को त्याग रही हूँ, क्या एक बार और कोशिश नहीं कर सकते। इसके लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आएँ। हर दिन निश्चित समय पर काम करें। थिंक लाइक अ विनर नॉट अ लूज़र। खुद से ये बोलें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जितनी बार गिरूंगा उतनी बार उठूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। याद रखें, फेलियर इज जस्ट अ पार्ट, यू विल नेवर फेल। चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट। जितना आप शरीर का ख्याल रखते हैं उतना ही ज़रूरी है दिमाग का भी ख्याल रखना। शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें, मेडिटेशन करें, खुद के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखें, उन्हीं पॉजिटिव वर्ड से खुद को प्रेरित करें। हमारी एनर्जी सीमित होती है, इसीलिए एक काम को करने के बाद ब्रेक ज़रूर लें, खुद को चार्ज करें। किसी भी 90 मिनट के काम के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। सही खान पान रखें, एनर्जी फूड लें। कोई भी व्यक्ति द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के बताए हुए नियमों को और बुक में बताए गए 9 चैप्टर्स को सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा तो यकीनन वो व्यक्ति सफल हो जाएगा, क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि साइंस पर आधारित है।